हाँ जी, तो ये वाला जो सेशन है रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो चैनल का मोस्ट आस्क्ड सेशन है, क्योंकि आपको भी अभी लास्ट टाइम पर ये वाला सेशन कर लेना चाहिए। एंड हमारे साइड से भी ये था कि हमें इस सेशन में एक ट्विस्ट लाना चाहिए, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू सिखाएंगे, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो इस वाले सेशन का प्री रिक्विजिट ये होगा कि आपको एक ब्लैंक पेपर साथ में रखना है अपने, और उसके थ्रू आपको प्रॉपर जब सेशन में हम आपको चीज़ें बता रहे होंगे तो आपको उस चीज़ों को रिवाइज करना है और अपने ब्लैंक पेपर में सारी चीज़ें लिखते जाना है, ताकि आप उसको बाद में भी रेफर कर सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बिल्कुल बेसिक से अगर शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या है कि रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन होती है एक तो इलेक्ट्रॉन्स देने से, एक हाइड्रोजन से। तो हमारी जो सारी रिएजेंट्स है वो इस फ्लो चार्ट में लिखे हुए हैं और वो जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का जो रेडिकल होता है, हाइड्रोजन का रेडिकल होना मतलब कि नेसेंट हाइड्रोजन है। देन हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा H- एंड देन होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिडक्शन। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, H2 जो रिएजेंट है वो होता है H2 in PD, जो कि हम अगर बात करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस अगर है तो वहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो कि मेटल प्लस एसिड के जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पता है रिएक्शन होगी और H2 रिलीज होगी, तो सिमिलरली वो भी सेम ही फ्लो को फॉलो करता है। तो जिंक प्लस HCl है, Sn प्लस HCl है, सिमिलरली SnCl2 प्लस HCl है, उसके अंदर वो Sn प्लस 4 में कन्वर्जन लेता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, तब भी H2 रिलीज होती है। Fe प्लस HCl भी मेटल प्लस एसिड है। अब नेक्स्ट जो आता है, बट इसके पहले आपको खुद से जितने भी रिएजेंट्स दिख रहे हैं आपको खुद से उनको कैटेगराइज करना होगा कि एच रेडिकल में जा रहे हैं या H- में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, तो सबको ज्यादातर आइडिया लग जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। तो आप उसके थ्रू जो भी मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू जाकर आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है H- वाला, उसमें जो है सबसे ज्यादा आस्क्ड जो रिएजेंट्स होते हैं जेईई मेन में LiLH4, NaBH4, डाइबल-H, ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं और ये भी H- दे रहे होते हैं हमको, इसका आगे डिस्कशन कर रहे होंगे हम। हाँ, तो आगे अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल हमें इलेक्ट्रॉन देता है, तो Na इन ड्राई ईथर, इन इथेनॉल, सिमिलरली लिथियम इन लिक्विड NH। हाँ, ये सारे हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, तो ये बहुत ही इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है, जिसके थ्रू हम रिडक्शंस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे की हमारी रिएक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन विद H2। हाँ, अब कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है ना कि जो हमारे H2 है वो हमको रेडिकल H रेडिकल दे रहा होता है। H रेडिकल क्या कर रहा होता है, जो हमारा निकल और पैलाडियम, क्योंकि इनर्ट मेटल्स होते हैं तो वो रिएक्शन नहीं कर रहे होते, बट यहाँ पर उनका यूज क्या होता है कि वो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एड्सॉर्प्शन के लिए H2 के लिए, जिसके सरफेस पे पूरा रिडक्शन हो रहा होता है। अब आपको पता है कि नेसेंट हाइड्रोजन है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो वो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर डायरेक्टली जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा। अब जो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है यहाँ पर RCOCl है, अब हम देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है RCH2H, मतलब ये एसाइल क्लोराइड, मतलब जो एसिड का डेरिवेटिव है उसको भी अल्कोहल तक ले जाता है। दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे सेकंड पॉइंट पे हम देखें तो RnO2 से RnH2, मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ऐसे ही अब जो बाकी सारे ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दिए हैं आप उनको रिलेट करके देखोगे कि जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, उनमें भी कैसे H2 निकल पैलेडियम वाला जो मिक्सचर है वो रिड्यूस कर रहा होता है आगे फर्दर। ठीक है, अब अगर अपने नेक्स्ट पे चलते हैं तो जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि मोस्ट आस्क्ड रिएजेंट जो होता है हमारा, दैट इज LiLH4, NaBH4 एंड डाइबल-H। इसमें हमें पता है कि हमें H- मिल रहा होता है, बट अगर आप देखोगे कि आपके पास LiLH4 की जो वो है उसमें आपके पास H4 है, तो उसमें क्या होता है कि एक इक्विवेलेंट से हमें 4 H- मिलते हैं। सिमिलरली NaBH4 में भी हमें एक इक्विवेलेंट से 4 H- मिलते हैं, एंड डाइबल-H में हमें एक इक्विवेलेंट से 1 H- मिलता है। हाँ, अब आप खुद से देख सकते हो कि अगर हमें 4 H- मिल रहे हैं दोनों से, तो वो डाइबल-H के कंपेरेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। एंड डाइबल-H क्योंकि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन दे रहा है तो वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव रिएजेंट है, वो सिर्फ 2 ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स को रिड्यूस कर रहा होता है। एग्जैक्टली, और उसमें से 2 होते हैं, एक तो होता है हमारा एस्टर जिसको ये कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहा होता है एल्डिहाइड के अंदर, एंड दूसरा होता है हमारा साइनाइड। तो साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो डाइबल-H क्या है, एक H- दे रहा है, तो ये 1 स्टेप रिडक्शन कर रहा है। तो 1 स्टेप मतलब देखो बिल्कुल बेसिक से रिलेट करोगे कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जब कन्वर्जन करेगा तो वो डबल बॉन्ड में जाएगा। सिमिलरली साइनाइड में 3 बॉन्ड है इनके साथ, तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करेगा। डबल बॉन्ड में अगर वो करेगा तो CH डबल बॉन्ड N- बनता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है जब भी डाइबल-H होता है उसके साथ हमें हाइड्रोलिसिस दी जाती है क्वेश्चन। हाँ, बट अगर आपको हाइड्रोलिसिस नहीं दिए तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यही होगा। हाँ, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर।
अब जैसे LiLH4 और NaBH4 में भी हमको पता होता है कि जो इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम का जो वेकेंट d ऑर्बिटल्स है उसकी वजह से जो उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स है वो वीक हो जाते हैं। अब अगर वीक हो जाएंगे तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा, तो वो एज कम्पेयर टू NaBH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब क्योंकि बोरॉन के पास बोरॉन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो वो वेकेंट कैसे होंगे? और वो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हो जाता है रिडक्शन में एज कम्पेयर टू LiLH4, जो कि बोला जाता है कि हाईली रिएक्टिव होता है हमारा LiLH4 और हाईली सिलेक्टिव होता है हमारा NaBH4। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करता है सभी को, एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो हमारा NaBH4 है सिलेक्टिव होने की वजह से सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को एक तो रिड्यूस करेगा हमारे अल्कोहल के अंदर, एंड जो असाइल क्लोराइड होता है CH3COCl उसको रिड्यूस करता है हमारा अल्कोहल के अंदर। हाँ, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट ये आ रहा होता है, जब हमने एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी कि NaBH4 वर्सेस LiLH4 में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो NaBH4 में हमने डिस्कस किया था कि वो 3 एजेंट्स को हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा होता है, बट उसमें डाउट्स क्या आ रहे थे कि वो इमीन को भी तो कर रहा होता है, तो आपने 4 क्यों नहीं बोला? तो इमीन को ना वो अमीन में कन्वर्ट कर रहा होता है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि अल्कोहल में कन्वर्ट किसको कर सकता है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हमारा CH3NH2 बन रहा है तो वो वहाँ पे अल्कोहल तो बन नहीं रहा है, तो वो ऑब्वियसली जब हम डिस्कशन करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन या CH3COCl से वो सिर्फ कर रहा होता है, तो वो हम अल्कोहल का डिस्कशन कर रहे होते हैं। हाँ, और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू LiLH4, तो ये साइनाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। हाँ, अब आपका ये वाला जो शीट है वो आपका होमवर्क होगा, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इसको अपनी वॉल पे स्टिक कर सकते हो। आपका ब्लैंक पेपर है ये कि आपको कैसे कैसे ये चीजें LiLH4 में किसको रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, और डायबल। बट इसमें हमने आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिए, तो आप इसको अपने आप रिलेट करके करोगे कि एल्डिहाइड है तो वो किस में जाएगा, या फिर एसिड क्लोराइड है तो वो किस में जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको जो रिएजेंट दिया है वो NaBH4 दिया है, तो हमको पता है कि NaBH4 अगर रिड्यूस करेगा तो वो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, तो हमें यहाँ पर कीटोन दिख रहा है तो वो ऑब्वियसली अल्कोहल में जाएगा। एंड हमें पता है कि NaBH4 इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो डबल बॉन्ड को भी आगे रिड्यूस कर दे, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो C होगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो एक चीज ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक में जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जाओ ना तो बहुत सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे A और B में हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो NaBH4 उसको तो रिड्यूस कर देगा, तो हम उसको हटा देते हैं। अब हमको ये जो D ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा होता है कि अगर NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा तो जो ETO है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट ETO सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक सोल्यूशन के रूप में काम कर रहा है, और क्योंकि NaBH4 उसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा तो D ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है कि हमें रिएक्टेंट दिया गया जिसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स है जो हमारे होते हैं ग्रुप्स हैं वो है, एसिड भी है, NO2 भी है, OH भी है एंड डबल बॉन्ड भी है, और हमें LiLH4 एक्सेस में दिया है, तो हमें ये बताना है कि वो किस किस को रिड्यूस कर सकता है। हाँ, अब अगर हम शांति से देखें तो NO2 को वो रिड्यूस कर देगा NH2 में, डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस कर देगा OH में। अब और हमको अल्कोहल दिया है तो वो फर्दर अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा अल्कोहल रिड्यूस होके। एंड LiLH4 क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं होता है, अगर हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो हमको H2 पैलेडियम और निकल का सोल्यूशन लेना ही पड़ेगा। तो अगर हमारा आंसर हमको देखना है तो हम इसमें से आंसर A लगाएंगे क्योंकि वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब C ऑप्शन कब होता, अगर हमारे पास H2 पैलेडियम में एंड निकल वाला सोल्यूशन होता, रेड फॉस्फोरस HI होता, तो हमारा रेड फॉस्फोरस HI को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है LiLH4। अब अगर आगे चलते हैं तो जो बहुत बेसिक अगर रिडक्शन की बात की जाए कि अल्काइन से हमें अल्कीन में कन्वर्जन चाहिए, तो अगर अल्काइन है तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि H2 निकल तो वो स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट अल्काइन को कन्वर्ट कर सकता है अल्केन के अंदर। बट ये जो हम यहाँ पे रिएजेंट्स यूज करने वाला है इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है जेई मेन में, क्योंकि वो आपसे ये पूछते हैं कि मुझे सिस अल्कीन चाहिए तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूं, ट्रांस अल्कीन चाहिए तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं। अब इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट जब सिस होगा तो हम कौन सा यूज कर रहे होंगे, हम H2 पैलेडियम BaSO4 एंड H2 पैलेडियम COC3। अब हमको H2 पैलेडियम का यूज तो पता है, लेकिन अब BaSO4 का यूज और CaCO3 का यूज ये है कि अगर हमको सॉल्ट दिए, जैसे हमको सल्फेट का सॉल्ट दिया है, कार्बोनेट का सॉल्ट दिया है, तो वो एज अ पॉइजनिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं
जो उसकी स्ट्रेंथ को कम हाँ, कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिर्फ H2 पैलेडियम यूज कर रहे होते तो एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होता, बट हमने BaSO4 एज अ पॉइजनिंग एजेंट, CaSO3 एज अ पॉइजनिंग एजेंट यूज कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक स्टेप पीछे ही रुक गया है। अब एक स्टेप पीछे रुक गया है तो वो एल्कीन में रुकेगा ऑब्वियसली। तो जो ये दोनों है, किसी भी मिक्सचर में अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं BaSO4 CaSO3 जैसे, तो वो एज अ पॉइजनिंग एजेंट यूज हो रहे होते हैं कि हम एक स्टेप कम रिडक्शन करेंगे। अब सिमिलरली ऐसे ट्रांस में भी जो ट्रांस एल्कीन हमको बनाना होता है तो हम सोडियम और लिथियम, क्योंकि हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं, तो हम उनको यूज कर लेते हैं ट्रांस एल्कीन बनाने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आज नेम रिएक्शन जो होती है स्टीफन रिडक्शन वाली, जनरली क्या होता है, जो आपकी वो रोड मैप वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती उसमें वो देते हैं कि वो साइनाइड को रिड्यूस करवा रहे होते हैं। तो जो हमने ऊपर रिएजेंट पढ़ा था कि SnCl2 प्लस HCl है, तो इसमें हमें पता है कि Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है तो वो H2 रिलीज करेगा। तो याद रखना कि जब भी हमारे पास H2 रिलीज हो रहा होता है तो वहाँ पे 1 स्टेप रिडक्शन होती है। तो अगर यहाँ पे हमारी 1 स्टेप रिडक्शन हो रही होगी, तो अगर आप साइनाइड को लेते हो तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि वो एक बॉन्ड कम कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है। बट जनरली अगर आपको आगे फिर से हाइड्रोलिसिस दी हुई है, तो हाइड्रोलिसिस का बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि वो डबल बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ पे हमारे 2 OH लग जाएंगे और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो एक तो प्रोडक्ट आता है RCHO जो कि एल्डिहाइड होता है, और दूसरा आता है NH3। हाँ, अब एल्डिहाइड कैसे आया, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड पर, किसी भी कार्बन पे 2 ऑक्सीजन OH प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा ना कि वो एंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस के थ्रू जाएगा और H2O रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, जहाँ से RCHO आ रहा है। अब ये हमारी मोस्ट आज नेम रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हम एल्कोहल्स के पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी कंपाउंड को एल्कोहल में कैसे रिड्यूस कर दें, बट साइनाइड का हम ज्यादातर पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो जेईई मेन वाले क्या करते हैं, वो आपसे इसी का पूछ रहे होते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि SnCl2 प्लस HCl से हम कर रहे होते हैं। अब इसमें आपका होमवर्क क्या है, आप अगर Sn प्लस HCl हमको रिएजेंट देवे ना, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आपको कॉमेंट करके जाना है। हाँ, और इसमें हिंट ये है कि Sn प्लस HCl को पहले आप SnCl2 में कन्वर्ट करोगे, देन SnCl4 में कन्वर्ट करोगे। तो ये आप हिंट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और उनका कन्वर्जन किया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिएजेंट बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप ए ऑप्शन के साथ जाते हो तो ए तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि NaBH4 है, और NaBH4 अगर आप तीनों जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो सारे क्या है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं। हाँ, तो वो तीनों में एसिड डेरिवेटिव में पता है कि सिर्फ एसाइल क्लोराइड को वो कर सकता है, और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो तीनों को नहीं रिड्यूस कर सकता है। तो हम NaBH4 को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, अब आप अगर बी पे आते हो तो बी में आपको दिया LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको पता है वो एसिड के डेरिवेटिव्स को सभी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल में। तो अगर आप इसमें देखते हो ना, तो साइनाइड को भी वो CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, तो वो आपको प्रोडक्ट में दिख ही नहीं रहा है। दैट मीन्स LiLH4 भी आप यूज नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट बचते हैं C और D। अब C और D में आप ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो क्योंकि हमने B2H6 वाली चीज डिस्कस नहीं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार PYQ में पूछा था कि एसिड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा बेस्ट रिएजेंट है, एंड उसका आंसर LiLH4 नहीं था, उसका आंसर था B2H6। एंड उसका रीजन ये है कि अगर आप LiLH4 में देख रहे हो ना, तो आपके पास H- है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी, तो वो हमेशा बेस को प्रायोरिटी पे रखता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। तो अगर आप एसिड के साथ LiLH4 को रिएक्ट करवा रहे हो तो वो रिडक्शन नहीं करेगा, वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, वो एसिड का H+ लेके H2 गैस रिलीज कर देता है। दैट्स वाई एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम LiLH4 को यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास यहाँ एसिड था, तो उसको हमने अगर अल्कोहल में कन्वर्ट किया तो वो हमने B2H6 के थ्रू किया। तो हमें ये तो पता चल गया कि C और D में से एक आंसर आने वाला है, तो B2H6 ठीक है, डन है। हाँ, अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डायवलज। अब हमें दिख रहा है कि वो साइनाइड को रिड्यूस कर देगा CHO में, बट वो हमारे एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा हमारे CHO में, बट हमको 2 CHO दिख नहीं रहे हैं, तो हम C ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, तो अब लास्ट ऑप्शन को पता है कि लास्ट ऑप्शन आंसर होगा, बट वो आंसर कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि SnCl2 HCl वो साइनाइड को रिड्यूस कर देगा हमारे CHO में, और साइनाइड को वो रिड्यूस करेगा C डबल बॉन्ड NH में रिड्यूस करेगा, और लास्ट में हमको हाइड्रोलिसिस दिए तो वो EtO2C, मतलब हम किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन जाता है। Exactly. तो हमको एसिड भी गिवन है और हमको CHO गिवन है, जो हमको फाइनल हाइड्रोलिसिस से मिल रहा होगा C डबल बॉन्ड NH वाली हाइड्रोलिसिस। अब हम क्लीमेंसन रिडक्शंस और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, अब ये नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर रहे होते हैं CH2 में, ऐसे ये इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं CH2 में। हाँ, तो अब ये नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनके रिएजेंट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है कि जिंक Hg है, NH2 है, बट जो इनका मीडियम है, मीडियम कौन सा है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया है हमको,
और यहाँ पर हमको बेसिक मीडियम दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जेई में यही फंसाता है। हाँ, अब जैसे हमारा मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम अगर हमारे कंपाउंड में H+ प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली जिस चीज से रिएक्ट कर सकता है वो रिएक्ट कर देगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। बट अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, तो हम वोल्फ खींचने वाली रिएक्शन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें बेसिक मीडियम होता है, तो वो ऑब्वियसली एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। सिमिलरली इन दिस केस जो बेस सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उनके केस में हम वोल्फ खींचना यूज नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो बेस है वो उनके साथ रिएक्ट कर लेगा जो बेसिक मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप और बेस सेंसिटिव ग्रुप आप कमेंट में बता के जाएंगे कि वो होते क्या है। और ध्यान रखना कि जेई में क्या करेगा, आपको ये पूछता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है, तो आपको ये चीजें रिलेट करके याद रखनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा हमारे वोल्फ खींचना एंड क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में, और इसमें हम एक नया रिएजेंट HI फॉस्फोरस भी पढ़ रहे होंगे जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, तो अब अगर हम हमारा जो रिएक्टेंट है उसको देखें, उसमें हमको डबल बॉन्ड O दिया है, तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम देखेंगे तो वो ZnHgHCl है, मतलब हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन है। और नेक्स्ट वाली रिडक्शन हमारी वोल्फ खींचना है, तो दोनों ही डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देंगे CH2 में। अब हमको ध्यान क्या देना है कि जो OH प्रेजेंट है, अब OH क्या है, वो है हमारा एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो उस केस में हमारा जो HCl है वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। बट अगर हम कुछ भी नहीं देखें और हम देखें कि हम ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तो अगर हमको बी ऑप्शन देखें तो हमको पता है कि KOH हमारे OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बी ऑप्शन करेक्ट है तो, और हमें ऑप्शन एक दिया है ऑल ऑफ दिस है करेक्ट, तो हमको बाकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ऑल ऑफ दिस दिया है तो हम ऑल ऑफ दिस मार्क करके आ जाएंगे, और हम मोस्ट केसेस में आंसर होता है डेफिनेटली, बट किसी केस में अगर आंसर नहीं हुआ तो आप -1 भी ले सकते हो। बट अगर हम HI रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो सारे ही कंपाउंड्स को, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब एल्केन में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा C ऑप्शन भी करेक्ट है, तुमको पता तो है कि D ऑप्शन आंसर है, बट A ऑप्शन करेक्ट कैसे हुआ कि जो H+ है हमारा HCl मीडियम का, वो एसिडिक मीडियम का HCl वो हमारा अटैक करेगा, वो उस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा और उस कार्बोकैटायन पर सब्स्टिट्यूशन होगा Cl- का, तो हमारा A ऑप्शन ऐसे करेक्ट हुआ। तो हमको पता है कि जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें हमको एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स यूज नहीं करने हैं, इस वजह से यूज नहीं करना है क्योंकि वो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। वो सिर्फ रिडक्शन नहीं करेंगे, वो उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो रेड फॉस्फोरस HI है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स तक, उन सबको भी कंप्लीटली वो कन्वर्ट कर देता है एल्केन के अंदर। तो ये जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो ये है। आप किसी के साथ भी रिएक्ट करवाओ, आपको एल्केन, फाइनल रिडक्शन आपको एल्केन में ही देगा। तो अगर आपको बीच के किसी स्टेप में रुकना है तो आप रेड फॉस्फोरस HI को यूज नहीं करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे होंगे, और हम स्टार्ट कैसे कर रहे होंगे, हम एल्केन से स्टार्ट कर रहे होते हैं क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स वाली चेन होती है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे एल्केन आ रहा होता है, उसके बाद ही एल्कीन, एल्काइन एंड देन एल्कोहल पे जा रहे होते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड जा रहे होते हैं, एल्डिहाइड से एसिड जा रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है हमारा एसिड, और उसके आगे ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो अगर अपने बात करते हैं तो एल्केन्स में जनरली हमारे पास होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री की अगर स्पेसिफिक बात करते हैं ना, तो उसको ऑक्सीडाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चेन्स है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप 3 डिग्री कार्बन को KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवाते हो, जैसे आइसोब्यूटेन का यहाँ पे एग्जांपल है, तो वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इसी जगह हम 2 डिग्री और 1 डिग्री लेते तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में जनरली क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स ही हो रहे होते हैं तो वो ब्रेक कर जाते हैं एंड वो CO2 एंड H2O रिलीज कर रहे होते हैं, एंड एज सच उनका कोई एल्डिहाइड या एल्कोहल में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो अगर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे एल्केन से डायरेक्ट एल्डिहाइड में, मतलब हम एक स्टेप और फर्दर जा रहे हैं, मतलब एक इसके पहले वाला स्टेप होता है एल्कोहल, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एल्केन से एल्डिहाइड में जाना है तो हम मोलिब्डेनम के ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं। इनके साथ साथ हम वैनेडियम के ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, Cr2O3 यूज कर सकते हैं। एंड ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स फर्दर ज्यादा ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं। एंड जो ये वाले ऑक्साइड होती है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, उनका एक और पर्पस हो रहा होता है जो होता है एरोमेटाइजिंग एजेंट। वो किसी भी एल्केन की चेन को एरोमेटाइज कर सकते हैं, मतलब वो अगर आपको हेक्सेन की चेन दी है तो वो आपको बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये सारे जो एरोमेटाइजिंग एजेंट है इनका यही फंक्शन होता है, मतलब ये हैवी मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, और ये अपना क्योंकि हैवी मेटल के ऑक्साइड ने तो ऑक्सीडेशन फास्ट कर रहे होते हैं एंड एल्केन से एल्डिहाइड में जा रहे होते हैं। तो अभी अगर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं तो नेक्स्ट में पहले हमने देखा एल्केन से अल्कोहल, फिर देखा एल्केन से एल्डिहाइड, अब देख रहे हैं एल्केन से एसिड। तो इसके लिए हम
मैग्नीज एसीटेट को यूज करते हैं। हाँ, और ये जो तीनों रिएक्शन थी वो आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड एंड वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जेईई मेन में पूछी जा रही होती है, इसलिए हमने अभी डिस्कस कर दिए हैं। और इसके बाद हम चल रहे होंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन। हम एल्केन्स के बाद पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम बेयर्स रिएजेंट यूज कर रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जेईई मेन में। तो बेयर्स रिएजेंट है क्या? तो ये होता है हमारा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और इसमें जो डाइल्यूट होता है वो 1% होता है KMnO4, क्योंकि हमने देखा है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए 1% डाइल्यूट होता है। हाँ, तो अगर हम उसको एल्कीन पर देखें तो वो विसिनल डायल बना रहा होता है हमारा जो बेयर्स रिएजेंट होता है। अब डायल्स के 2 टाइप्स होते हैं, विसिनल एंड जेमिनल। अब विसिनल में क्या होता है ना कि अगर हमारा 3 डबल बॉन्ड C है तो ये रिएक्ट करके आ रहा होता है COH, मतलब 2 अलग अलग कार्बन पर हमारे OH आ रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ जेमिनल डायोल्स वो जो दोनों OH हैं वो सेम कार्बन पर आ रहे होते हैं। अब विसिनल डायल में भी 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पर सिन एडिशन हो रहा होता है और एंटी एडिशन हो रहा होता है। तो अगर सिन एंटी की बात करते हैं ना, तो जो हमारा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है ये सिन एडिशन करवाता है। सिन मतलब डायरेक्शन दोनों OH की सेम होगी, मतलब जैसा यहाँ पर ये डायग्राम में बना है वो सेम सिन एडिशन का हाँ। केस है। एंटी एडिशन में वो OH नीचे साइड ऐड हो रहा होता है। अब आपका ये होमवर्क है कि एंटी एडिशन किस रिएजेंट के थ्रू होता है, ये आप बता के जाओगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जैसा सेम फंक्शन जो होता है वो हमारा OSO4 भी करता है, वो भी हमारे जो सिन एडिशन है वो कर रहा होता है। हाँ, तो अभी हमने बेयर्स रिएजेंट कर लिया। इसके बाद हम जा रहे होंगे ओजोनोलिसिस पर। ओजोनोलिसिस मतलब कि ओजोन के थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता है कि ओजोन के थ्रू ऐसे हो जाता है कि O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेरोक्साइड और होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एडेड होता है, जबकि इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हमारे पास जिंक होता है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। एग्जैक्टली तो इसमें प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है। अगर हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट एसिडेंट कीटोन आएंगे। और एक चीज़ याद रखना कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कोई हाई कंडीशंस होंगी तभी वो ऑक्सीडाइज होता है और उसमें भी वो ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव में हमेशा फाइनल प्रोडक्ट एसिड या कीटोन होंगे या दोनों बन रहे होंगे। एंड देन रिडक्टिव के अंदर ये होगा कि रिडक्शन है तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है, मैक्सिमम तक जा नहीं सकते हैं, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन देगा। हाँ, अब आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बट हमने क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाया हुआ है जिंक, तो वो एक स्टेप कम ही उसको ऑक्सीडाइज होने दे रहा है जो कि एल्डिहाइड में जा रहा है वो। एग्जैक्टली अब आगे चले तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्केल। तो ऑक्सीडेशन स्केल अपने अल्कोहल से आगे बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन में तो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एंड ये हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कर रहे हो। एग्जैक्टली एंड देन फर्दर अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास एसिड बनता है, वो भी एक 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होती है जो भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड में जाना है तो आपको 2 स्टेप ऑक्सीडेशन चाहिए, और 2 स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। ठीक है, हाँ, तो बट इसमें एक और चीज है कि ऑक्सीडेशन स्केल को अगर आप रिवर्स कर दो, मतलब एसिड से एल्डिहाइड में जाना है तो आपको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा होता है, वो भी 1 स्टेप रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड्स कीटोन से अल्कोहल में जाना होता है तो वो भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू होगा। एंड डायरेक्टली एसिड से अल्कोहल में जाना होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। एंड आप कमेंट में बता के जाओगे कि हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसको किसको मानते हैं, इस एसिड से अल्कोहल वाले प्रोसेस में जाने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। हाँ, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये होती है कि अगर कोई भी एसिडिक मीडियम में चीज़ या फिर कोई भी बेसिक मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है किसी भी मेटल के साथ कि वो कौन सी मीडियम है, जैसे Cr+6 अगर बेसिक मीडियम में है तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि H+ के साथ कोई भी अगर कोई भी मेटल है या कोई भी कंपाउंड है जो भी H+ के साथ एलिमेंट है तो वो अपनी टेंडेंसी से ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, तो वो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड बेसिक मीडियम में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसके साथ तो और एग्जांपल्स है, जैसे PCC हो गया, PTC हो गया, CrO3 हो गया, ये सारे 1 स्टेप ऑक्सीडेशन दे रहे होते हैं आपको। और अल्कोहल से हम एल्डिहाइड या कीटोन तक ही जा सकते हैं, इससे हम वहाँ नहीं जा सकते एसिड में। एग्जैक्टली और अगर याद भी ना तो जो PCC PDC होते हैं ना, इसको रिलेट ये कि उन दोनों में क्रोमियम है बट इनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो जो क्रोमियम है वो इतना ईजिली
फुल ऑक्सीडेशन कर नहीं पाता है। हाँ, और इसका स्ट्रक्चर एक बार पूछा है जेईई मेन में, बट वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको स्किप करना होता है, या फिर आप थोड़ा बहुत रिलेट करके अगर आप कर पाओ तो कर सकते हो, बट ऐसा जो उसके लिए परेशान नहीं होना होता है कि मेरे से पीसीसी का स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है, पीडीसी का स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा है। अब इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर MnO2 का। MnO2 का जो रिएजेंट है वो मल्टीपल टाइम जेईई मेन ने पूछा हुआ है, और ये बहुत ही हाईली सिलेक्टिव होता है, और ये भी मेरिट की कैटेगरी पे आ रहा होता है। बट ये सिलेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे जो OH होता है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, एंड ये बहुत बार जेईई मेन में पूछा गया है। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब आगे अगर अपने देखते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मोस्ट रिपीटेड होते हैं वो एक तो होगा KMnO4 और एक होगा क्रोमियम, और क्रोमियम में ज़्यादा वेराइटीज़ होती है तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हाँ, तो Cr+6 अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड अगर वो बेसिक मीडियम में होगा तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट एक क्वेश्चन ये डाउट ये होता है कि अगर CrO3 वाटर में है या फिर एनहाइड्रस है तो फिर क्या होगा, मतलब वो उसका वाटर भी निकाल लेगा तो क्या होगा। एनहाइड्रस है तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, बट अगर वाटर में है वो, तो वाटर में वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बना रहा होता है जो होता है H2CrO4, और एसिडिक मीडियम अगर वो एसिड बना रहा है तो जो क्रोमियम प्रेजेंट है वो Cr+6 एसिडिक मीडियम में, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करता है, एंड Cr+6 इन एसिडिक मीडियम को हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि अगर रिलेट ना हो या याद ना आए कि वाटर में ऐसे कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो हम P ब्लॉक में पढ़ते हैं ना, Al2O3 वाला, कि Al2O3 को अगर आप वाटर में डालते हो तो वो रिएक्ट कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे CrO3 का है तो वो H2CrO4 बना रहा है। हाँ, अब जैसे हमने जोन्स एजेंट पढ़ा कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके साथ साथ हम सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पर Cr+6 एसिडिक मीडियम हमने अभी किया था कि CrO3 को अगर हम पानी में डाल दें तो वो एसिड बन जाता है H2CrO4, और इन सेंस वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो Cr+6 इन एसिडिक मीडियम को हम जोन्स एजेंट बोलते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और 2 स्टेप ऑक्सीडेशन दे रहा होता है। इसके साथ साथ ही मोस्ट आज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमारे K2Cr2O7 एंड KMnO4 होते हैं। अब यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा है कि एसिडिक मीडियम है तो K2Cr2O7 में भी Cr+6 इन एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो यहाँ पर वो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन दे रहे होते हैं आपको। 2 स्टेप यानी कि अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड या कीटोन। अब हम अल्कोहल से कीटोन में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कीटोन में ऐसा होता है ना कि आपके पास जब भी आप किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हो तो जो कंपाउंड में फ्री हाइड्रोजन होता है आप उसको OH में कन्वर्ट कर रहे होते हो, बट जब हम कीटोन को देखें तो हमारे पास फ्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है जिसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकें। अब सेम केस होता है 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल में भी ऐसा हो रहा होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल को भी हम जनरली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी फ्री हाइड्रोजन नहीं होता है। मतलब ऐसा होता है ना CH3 या फिर जो भी R वाली चेन है यहाँ पर OH होता है, OH होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है। अब फ्री हाइड्रोजन नहीं है तो हम किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऐसे जनरल केस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट एक केस है जहाँ पर उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी कंपाउंड में, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, और वो जेईई मेन का बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो कि है कॉपर, हॉट रिड्यूस कॉपर के साथ। अगर हम हॉट रिड्यूस कॉपर है ना, तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि अगर कॉपर है और हॉट रिड्यूस है तो वहाँ पर जो हमारे 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है वो तो फर्दर ऑक्सीडेशन में जा रहे होंगे क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है ना कि जब इंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस होता है, जब भी हम हीट ऐड कर रहे होते हैं तो वो क्योंकि हम डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते 3 डिग्री अल्कोहल को, तो वो वाटर रिलीज हो रहा होता है एंड डबल बॉन्ड एल्कीन बन रहा होता है। हाँ, तो वो होता ही है कि अगर आप किसी के साथ भी KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ अगर 3 डिग्री को रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट अगर आपने कॉपर और हीट कर दिया तो वो एलिमिनेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एंड ये बहुत ही बार पूछा गया है जेईई मेन में, इसलिए आपको इस चीज़ को याद करना है कि हॉट रिड्यूस कॉपर 3 डिग्री के साथ क्या कर रहा होता है। तो अभी अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया गया है अल्कोहल और उसको कन्वर्ट किया गया है एल्डिहाइड के अंदर, और आपसे पूछा कि कौन सा रिएजेंट है जो बहुत प्रॉपर्ली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे रिएजेंट्स वो हैं जो हमने पढ़ लिए। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि आंसर क्या है, और अपने डिस्कस करेंगे कि अपना जो ये कन्वर्जन हो रहा है तो दिख रहा है कि एल्डिहाइड पे रुक जा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू चलें तो K2Cr2O7 एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन दे रहा होता है। H2CrO4 अभी हमने डिस्कस किया था कि CrO3 इन एसिडिक मीडियम। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये भी जोन्स एजेंट है तो वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑस्मियम ऑक्साइड हमारा डबल बॉन्ड के लिए हमने बोला था इससे एडिशन दे रहा होता है ऑस्मियम ऑक्साइड, तो हमारे पास हमने एलिमिनेट करके निकाल लिया कि PCC है आंसर, बट PCC क्यों है वो आप कमेंट में बता के जाओगे। एग्जैक्टली ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे वाला जो है ये MnO2 दिया गया। तो अब MnO2 हमें पता है कि
हमारा होता है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, और इसीलिए ये खेलने के लिए इन्होंने 2 OH दिए हैं कि आप किसको ऑक्सीडाइज कराओगे। तो अगर वो सिलेक्टिव है तो वो सिर्फ जो हमारा डबल बॉन्ड है उसके पास वाले OH को ही ऑक्सीडाइज मतलब एलाइलिक पोजीशन वाले Exactly. OH को ही ऑक्सीडाइज करेगा। एंड अभी आप इसका आंसर बता के जाओगे कमेंट्स में। एग्जैक्टली ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हाँ, तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इसमें रिएजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में भी पूछ ले जाता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड्स दे रहे होते हैं, या नेम रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं आपसे। अब इसमें क्या है ना कि टॉलरेंस रिएजेंट में जो भी टेस्ट हो रहा होता है वो हमारा एल्डिहाइड का टेस्ट हो रहा होता है कि अगर वो एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट यूज हो रहा है तो वो एल्डिहाइड है प्रेजेंट। अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो कुछ ना कुछ टेस्ट हो रहा होता है जहाँ पे सिल्वर मिरर बन रहा होता है। लेकिन जो एग्जैक्ट टेस्ट होता है, जो एग्जैक्ट रिएजेंट होता है, वो यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा होता है, वो Ag+ फंक्शन कर रहा होता है क्योंकि Ag+ से Ag पे जाना चाहता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। अब इसके बाद हम फेलिंगटन बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी देख रहे होते हैं कि CO2+ यूज हो रहा होता है और वो भी एल्डिहाइड से एसिड में जा रहा होता है। और उसमें आपको ये बता के जाना है कि कंपाउंड्स क्या यूज हो रहे होते हैं। अब इनको रटना नहीं है कि एग्जैक्ट ये कंपाउंड होता है, बस माइंड में रहेगा तो वो ऑप्शंस में ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, स्पेलिंग सोल्यूशन होता है, उसमें CO2+ के साथ एक एसिड यूज हो रहा होता है, जैसे टार्टरिक एसिड होता है, सोडियम टार्टरेट यूज हो रहा होता है। तो आप बता के जाओगे कंप्लीटली कि क्या यूज हो रहा होता है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर टॉलरेंस और फेलिंग्स को कंपेयर करते हैं ना तो इनके कंपैरिजन में टॉलरेंस एज कंपेयर टू फेलिंग स्ट्रांग होता है। वैसे ये माइल्ड है क्योंकि ये 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बट इन दोनों के कंपैरिजन में टॉलरेंस स्ट्रॉन्गर है। इस वजह से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है बट फेलिंग्स नहीं कर पाता है। क्योंकि रिसेंट का जो PYQ था जेईमेन का, उसमें ये पूछा गया था कि फेलिंग्स कौन कौन से कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन को कर सकता है बट वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को नहीं कर सकता। हाँ, और ये रिसेंट का ही नहीं है, ये बहुत ही रिपीटेड चीज है कि यहाँ पर फेलिंग्स किसको कर सकता है और टॉलरेंस किसको कर सकता है और फेलिंग्स किसको नहीं कर सकता है। तो अभी अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, तो पर्सनली ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है। तो सबसे पहले तो थॉट दोगे क्योंकि दिख रहा है K2Cr2O7 है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से रिलेट करते हो तो आपका जो वो होगा वो ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, और जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी COOH है तो वो और तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में जा नहीं सकता। बट अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो आपका जो आंसर आता है वो C आएगा, राइट। लेकिन आंसर C नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब भी आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है कि आपके पास कीटोन भी है और आपके पास एसिड भी है, तो आपको एक चीज देखनी होती है कि क्या वो बीटा कीटो एसिड तो नहीं है। बीटा कीटो एसिड मतलब जो OH है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो अगर बीटा पे कीटोन लगा हुआ है तो अगर आप हीट दोगे ना थोड़ी सी भी तो CO2 रिलीज होती है एसिड वाली, तो ये वाला जो COOH है इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये एक्चुअल में ये कंपाउंड बनेगा। तो आंसर इसका B होगा, C नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे जो ट्रैप्स होते हैं ना इनको अपने पास लिख के रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अपनी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा होता है ना कि जो हमारा टॉलुइन है, ये हमारा टॉलुइन के टेस्ट के लिए भी यूज हो रहा होता है कि अगर हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया तो ये यहाँ पर टॉलुइन पहले प्रेजेंट था, यहाँ पर CrO2Cl2 यूज हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी यूज हो रहा होता है, और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कैसे यूज हो रहा होता है वो आप कमेंट में बता के जाएंगे। और एक और चीज होती है कि अगर आपको CrO2Cl2 CCl4 की जगह KMnO4 दिया जाता तो कंपाउंड क्या आता, तो वो आता है हमारा बेंजाइलिक एसिड बनता है। एंड उसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको बेंजीन रिंग के साथ कोई भी कितनी भी लंबी अल्केन की चेन दी जाएगी ना, तो उसको अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो जो आपका आंसर आता है ना वो आता है बेंजाइलिक एसिड। हाँ, बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर वहां पर 3 डिग्री कंपाउंड है, मतलब उसके पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे पास वाला कार्बन होता है, हाँ, जो हमारा कार्बन होता है उसका जो पास वाला है उस पर एक ना एक हाइड्रोजन होना चाहिए अगर आपको ये वाली रिएक्शन करानी है। एग्जैक्टली। हाँ, बट एक और चीज़ है कि एक बार जेईमेन में ये भी पूछा गया कि जो CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें क्या यूज हो रहा होता है, मतलब क्या बन रहा होता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि एक बार पूछा गया है तो आप उसको छोड़ के क्यों जाओगे जब उन्होंने पूछा ही है तो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसको रटना है कि वो NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इस सेशन का होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क होगा प्रॉपर लैंग पेपर पे लिखनी है प्रॉपरली सारी रिएक्शंस आपने जो भी अभी तक रिवाइज किया है जो भी, और इसके बाद आपको 2 बार इस चीज़ का रफ करना है कि आपने कैसे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिलेट किया है। ऑल्सो इसके बाद हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रॉपर शीट दे रहे होंगे टेलीग्राम पर ही, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस देंगे और उनको हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कि हमने खुद से सिलेक्ट कर लिया, उसको हमने मोइस्चर से पूछ कर क्यूरेट करके कम्प्लीटली
कि जो अभी का रिसेंट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेट किया है, एंड उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इसलिए हो रही होगी क्योंकि वो क्वेश्चंस अभी के रिसेंट पैटर्न्स में भी है और वो हमारी साइड से क्यूरेटेड है, हमारे एक्सपीरियंस क्यूरेटेड है, एंड ऑल्सो मोहित सर ने भी बहुत हेल्प करी हमारी उसमें। एग्जैक्टली ठीक है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अच्छे से यूज़ करना है एंड रिवीजन डन रखनी है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें क्योंकि उस पर ही हम आपको ये सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस दे रहे होंगे। एग्जैक्टली ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।